अब आगे ये पढ़ चुके थे खिल। अब आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करा। संभवतः नहरों का निर्माण वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। फिर हाँ, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन जिसके आगे आएगा उसका पढ़ लेते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं जो फेल हो गया था, तो इसको पढ़ लेते हैं फिर छूट ना जाए। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 27, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 to 30, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1329 to 30, खुरासान और कराचील का अभियान, खुरासान और कराचील का अभियान। फिर है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए। मतलब अलग अलग कासा, फरिश्ता के अनुसार और तांबा, बरनी के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये के टंका के बराबर होता है। एडम थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी।
अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न तूता लगभग 1313 ईस्वी में भारत आया। 1313 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने ही इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसको भेजा? तो इब्न तूता, अफ्रीकी मोरक्को का यात्री। इब्न तूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न तूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। अच्छा, मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरियर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखता है, अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था। वह सल्तनत का पहला जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम और दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त है, केवल 4 रखा, जिसमें खराज मतलब लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद,
जौनपुर फिरोजपुर प्रमुख है। फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के दो स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। फिर सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज़शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ एक को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज़शाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिन्हें अद्धा व विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर-लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय ही मलिक कुशरफ की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक खेज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खेज खां तैमूर-लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर-लंग ने खेज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तैमूर-लंग ने खेज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खेज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खेज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खेज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खेज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त है।
बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त है। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक चला। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरगने सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। फरगने सिकंदरी के नाम से इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी का सिकंदर लोधी 21 नवंबर 1517 को हो गई। गले की बीमारी का सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा कराया गया। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था।
अच्छा, सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्र प्रशासन का मुखिया सुल्तान। केंद्र प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष था लोधी के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती है। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बताया। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्रियों से संबंधित विभाग। वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। उससे संबंधित विभाग। वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ मुमलुक, मुशरिफ महालेखा का प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। मुशरिफ ममालिक, मुशरिफ प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। मजमुआदार, उधार लिए गए धन का हिसाब रख। मजमुआदार, उधार लिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष, खजीन कोषाध्यक्ष। अरीज ममालिक, दीवाने अज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। अरीज ममालिक, दीवाने अज अथवा सैन्य विभाग का अधिकारी। सद्र उस सद्र, धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख। सद्र उस धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी ए उल कजात, काजी उल कजात, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। बरीद ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील एदर, सुल्तानों की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। वकील एदर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगान, दास विभाग। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग। दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग, अलाउद्दीन के। दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग, अलाउद्दीन के। दीवाने कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अज, सैन्य विभाग, बलबन। दीवाने अज, सैन्य विभाग, बलबन। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तेहाक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में अनेक प्रांतों में बटा। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा, जिसमें इक्ता या सूबा कहा जाए। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। यहाँ का शासन नायब या अली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्कों या जिलों में विभाजित किया गया था। इक्ताओं को सिक्कों या जिलों में विभाजित किया, जहाँ का प्रमुख अधिकार सिकदार होता था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार, जो कि एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व व्यवस्था। उष्ण, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति से का 40वां भाग। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स, या लूटे गए धन, खानों या भूमि, गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4वां भाग उसके सैनिकों और खजाने प्राप्त करने वाले को अधिकार। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को
सिखों को परगाने में विभाजित किया गया। सिखों को परगानों में विभाजित किया था। आमील परगाने का प्रमुख अधिकारी था। आमील परगाने का प्रमुख अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या गांव 100 गांवों के शासन की देख रेख एक शहर या 100 गांवों के शासन की देख रेख आमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान का स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल कुछ नहीं है ना, हाँ ठीक है। मंगोल सेना के वर्गीकरण दशम प्राणी को सल्तनतानी सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतानी सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया। 10 अश्वरोही एक सर एक खेल। 10 अश्वरोही एक सर 10 सर एक खेल एक सिपहसालार। 10 सर एक खेल एक सिपहसालार। 10 सिपहसालार एक अमीर। 10 अमीर एक मालिक। 10 मालिक एक खान। ठीक है, ऐसे करके मतलब सबसे छोटा अश्वरोही हो गया और सबसे बड़ा खान हो गया, ये याद रख लें कम से कम। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक तथा अराध कहा जाता। मंगलिक एवं अराध कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े अरब रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की अरब और रूस से मंगवाए जाते। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित है। सल्तनत कानून शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित है। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे कुरान, हदीस, इजमा और कपास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे कुरान, हदीस, इजमा और कपास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय लगाने के उपस्थित होता था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की प्रणाली को मुक्तई कहा गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली मुक्तई कहा गया। भूमि के नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता है। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता है। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णत केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली खालसा भूमि कहलाती। पूर्णत केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अच्छा, प्रसिद्धि के कारण सुरसाती अच्छी किस्म के चावल के लिए स्थान और प्रसिद्धि क्या है? सुरसाती अच्छी किस्म के चावल के लिए अनिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में अनिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सत्यगांव रेशमी रजाइयों सत्यगांव रेशमी रजाइयों के लिए आगरा नील उत्पादन के लिए आगरा नील उत्पादन के बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए अब विजयनगर साम्राज्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।